अस्सलाम वालेकुम। सफ़र मन महानूर अहमद किस्त नंबर 16 दूसरा हिस्सा। हमने खुद में तुमको परोया है तस्बीह की तरह। याद रखना, अगर हम टूटे तो बिखर तुम भी जाओगे। उसे गेट की तरफ भागते देखकर ड्राइवर पीछे लपका और पूछा, कहाँ जाना है बीबी जी? उसने पलटकर जवाब न दिया। गेट से बाहर निकल गई। ड्राइवर वापस पलटा, गाड़ी स्टार्ट की और शनाया के पीछे देखा। मुश्किल से उसे गाड़ी में बैठने पर राजी किया और फिर से पूछा, कहाँ जाना है? हॉस्पिटल, बड़ी गोद लगाकर बताया। ड्राइवर समझ न सका कौन से अस्पताल जाना है। इसी कश्मकश में गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। शनाया मजीद घबरा गई। उसे जल्द से जल्द वाकर सामान के पास पहुंचना था। वो विंडो के पार निगाहें इर्द गिर्द बेताबी से घुमाने लगी। तभी ड्राइवर ने मुड़कर देखा और झिझक कर अदब से पूछा, कौन से अस्पताल जाना है? कोई नाम, पता? तभी शनाया के बिखरे आवाज कुछ बहाल हुए और उसने सोचा, ये तो उसे मालूम ही नहीं कौन से अस्पताल जाना था। जल्दी में उसने मुरीद से पूछा ही नहीं था। चंद पल उसने सर को जकड़े, फिर फोन को हाथ मारा। वो भी घर में भूल आई थी, नहीं मालूम। और अगली कुछ देर में उसे बाकर सामान के एक्सीडेंट का बताया। ड्राइवर ने गाड़ी एक साइड पर रोकर अपना फोन निकाला और नंबर पूछा। नंबर बीबी जी? इस सवाल पर नई मुश्किल ने उसे घेरा। वो तो फोन में सेव था। उसने मन में सोचा और कुछ सोचते हुए चंद डिजिट्स लिखवाए, जो खुशकिस्मती से सही निकले और कॉल मिल गई। मुख्तसर सी बात करके फ़ोन बंद किए ड्राइवर ने बताया कि वो घर है और वहीं से टर्न लेकर गाड़ी भगा ली थी। जिलान विला के सामने गाड़ी रोके ड्राइवर ने हॉर्न दिया। इससे पहले कि गेट खुलता, शनाया गाड़ी से उतरी और बर्क रफ्तारी से गेट की तरफ लपकी। तब तक गेट खुल चुका था। दरवाज़ा अबूर करती वो वसी पोर्च से गुजरती, अंदरूनी दरवाज़ा धकेल कर खोला। बगैर किसी की भी तरफ देखे लाउंज अबूर किया। सीढ़ियाँ चढ़ी, धार से दरवाज़ा खोला, वहीं दरवाजे का सहारा लिए रुक गई। कमरे के वस्त में खड़ा बाकर सामान किसी से फोन पर बात कर रहा था। मुकाबिल को कॉल बैक का कहकर उसने फोन बेड पर फेंका। बदहवास से शनाया को निगाहों में समाया, उसके सरापे को जांचा। वो सादा से सूट में थी, सिंपल से चप्पल पाँव में और से उसका दुपट्टा शानों से गिरने को था। गैर यकीनी के आलम में वो फटी फटी सी निगाहों से उसे देख रही थी, जो है सही सलामत उसकी आंखों के सामने खड़ा था। सिर्फ माथे के दाएं कोने पर सनी प्लास लगी हुई थी, जो माथे पर बिखरे बालों की वजह से आधी दिखाई दे रही थी। चेहरे पर फातिहाना मुस्कान सजाए वो उसे देख रहा था। उफ, इतनी नफरत! उसके कहने की देर थी। शनाया ने दरवाजे की टेक छोड़ी, बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ी। बाकर सामान का गिरेबान सख्ती से जकड़ा। वो अजियत की आखिरी हद पर थी। आंखें गम और गुस्से से अंगारा हो रही थी। बाकर ज़बान ने सफाकियत की हद की थी, इंतहाई बुरा वार किया था। वो दिल मिला के रह गई थी। बाकर ज़मान ने उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देखा और गोया हुआ, इतनी नफरत तो करो मुझसे, अगर मेरी मौत की खबर भी मिले तो तुम्हें खड़ा रहने के लिए दीवार का सहारा न लेना पड़े, तुम्हारे कदम न लड़खड़ाए। कर पाओगी इतनी नफरत? इस सवाल पर शनाया ने जुनून की सी कैफियत में पूरी कुव्वत से उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। गहरा नजरें उसके चेहरे पर गाढ़ी। सालिम हो, सालिम। आवाज भर्रा सी गई थी, गलोगीर सी। तुम्हारी जुदाई का अजाब झेलना सारी जिंदगी, तो मुझे यकीन होना चाहिए कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत है। मुझे कोई उम्मीद, कोई खुशफहमी ना रहे। इसलिए सोचा, तुम्हारी नफरत को आजमा लो। मोहब्बत को तो आजमा नहीं सका था। फिर क्या ख्याल है शनाया बाकर समान? उसके गुस्से से दहकते चेहरे को वो अपनी मोहब्बत पाश निगाहों से समोए बोला था। वो सटपटा कर रह गई। उसने जो हरकत की थी, उसके बाद वो इतना नॉर्मल कैसे रह सकता था? ऐसा कैसे कर सकते हो आप? झूठ बोला कि एक्सीडेंट हुआ है। खौफ खुदा नहीं आया खुदा से? खौफ नहीं आया खुदा से? सुर्खी माइल आंखें बहने के करीब थी, पर वो जब्त किए हुए थी बमुश्किल। नहीं, झूठ नहीं बोला। वाकई मेरा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन उसने जुमला अधूरा छोड़कर आगे बढ़कर उसके करीब आया और गोया हुआ, तुम्हें देखकर लगता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत होनी ही थी। कोई बहुत ही तगड़ी सिफारिश लेकर गई हो खुदा से, तभी तो जलकर खाक हो गया तुम्हारी चाह में।
मेरी ख्वाहिश को उड़ने बिखरने से सिर्फ तुम बचा सकती हो। लफ्ज़ों में मोहब्बत का जुनून और लहजे में इल्तिजा समोए हुए वो मुखातिब हुआ था। अंदाज़ा भी है, क्या किया है आपने? ये कौन-सा रूप है आपका? ऐसे तो कभी नहीं थे आप। रिश्तों की फ़िक्र नहीं रही अब? या रिश्तों को ही छोड़ चुके हो? भूल गए हो सब? सब याद है मुझे, कुछ नहीं भूला मैं। जिनकी बात तुम कर रही हो, उन सब ने अपने-अपने नसीब का पा लिया है। जिसके मुकद्दर में जो लिखा था, मिल चुका है सबको। वो सामने खड़ा बोल रहा था। पंखे की हवा से उसके बाल उड़ रहे थे और शनाया का दुपट्टा भी, जो मुश्किल से उसके कंधे पर टका हुआ था। क्या मतलब? फ़ौरन पूछा, न समझी से। वो आगे से नहीं बोला। पीछे हटकर बेड पर बैठ गया, आराम से। चंद पल खामोशी से आगे सिर के वो तब भी नहीं बोला था। तो शनाया ने अगला सवाल किया, आपकी शादी हो चुकी है? बाकर ज़मान ने उसका जुमला मुकम्मल किया, जल्दी से। शनाया का दिल भर भर कर डूब कर उभरा। तुमसे। उसने बात मुकम्मल की। शनाया को हैरत का शदीद शदीद झटका लगा और अंदर कहीं सुकून की लहर भी दौड़ी थी। न जाने क्यों। आयशा। शनाया मुंह में बड़बड़ाई। बाकर ज़मान ने सुन लिया, तभी बोल पड़ा, अपने मामू के बेटे को पसंद करती थी। मैंने और बीबू जी ने उसी से शादी करवा दी। बहुत खुश है वो। शनाया बस देखे जा रही थी, समझ नहीं पा रही थी आगे से क्या रिएक्शन दे, खुश हो या हैरान। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि आयशा की जिंदगी में कोई पसंद का मसला था। ये इंकशाफ उसे हैरान ही तो कर गया था, और मुतजस्सिस भी। वो हवेली के मुतालिक सब कुछ जान लेना चाहती थी, जल्द अज जल्द। इसलिए उसे मेरे वहाँ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जेरे लब कहा, तुम्हारे वहाँ होने से उसे बहुत फर्क पड़ा, मुझसे। वो भी बात कर ही रहा था कि दरमियान में टोक कर उसको पूछा, असबाक की और सहेब की शादी हो गई? नहीं। क्यों? फौरन एक पल से भी पहले पूछा। उसके लिए तो वो हवेली से निकली थी। इतना लंबा सफर तय किया था। बाकर जमान ने जवाब नहीं दिया। उसे बगौर देखने लगा। उसके यूं लगातार निहारने पर वो कुछ जुज्ब सी हो गई। निगाहें चुराना चाही। ऐसा हो नहीं सकता था कि इस पर बाकर जमान की मौजूदगी असर न करती। मनपसंद शख्स की कुर्बत मुकद्दर से मिला करती है, वरना इंसान यादों से ही दिल को बहलावे दे देता है। यादें भी कभी जख्म देती हैं तो कभी राहत। वो अगले ही लम्हे में मुश्किल संभली, खुद को कमजोर न पड़ने दिया और दोबारा पूछा, क्यों नहीं हुई इसकी शादी सुहेब से? बताओ, मुझे जानना है सब। वो इसके काबिल नहीं था। आराम से बताया। वो शनाया से बातों को एंजॉय कर रहा था। उसकी जात में गुम। काबिल? इस लफ्ज पर वो ठटकी। उसे तो पहले ही शक था कि सुहेब अच्छा इंसान नहीं था। वो जैसा नजर आता था वैसा था नहीं। उसकी काबिलियत का कब हुआ आपको? अगला सवाल दागा। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? ये सवाल करता हुआ वो उठ खड़ा हुआ। देखो, शनाया ने शहादत की उंगली लहराई। मजीद बोलना चाहा, तभी बाकर जमान ने उसकी वही उंगली थाम ली और गोया हुआ, देख ही तो रहा हूँ, और दिल चाहता है कि ताउम्र भी तुम्हें यूं ही देखूं। उसके लहजे का भारीपन किसी उमदे जज्बे के जेर असर मजीद भारी हो गया था। वो कुछ मुस्तरब सी हुई, अंदर हलचल सी मची, धड़कनों में इश्तियाल पैदा हुआ, मगर उसने जाहिर कुछ ना होने दिया। चेहरे के तासुरात भी नॉर्मल रखे और पूछा, आजकल दिल की कुछ ज्यादा ही नहीं सुनने लगे? तुमने भी तो हमेशा दिल की मानी है, याद नहीं? उसने सवाल के बदले सवाल किया। लबो लहजा कुछ सरगोशियाना सा था। वो मजीद खज्जल सी हुई, हाथ छुड़वाना चाहा, मगर बाकर जमान ने ये कोशिश कामयाब न होने दी। पुरहद्दत गिरफ्त उसके नाजुक हाथ पर मजीद मजबूत कर ली और उसका हाथ अपने सीने पर रख लिया, दिल के करीब, और बोला गंभीर सी आवाज में, एक बार, सिर्फ एक बार इन धड़कनों की बेकरारी को महसूस करो। शनाया की हथेली के नीचे धड़कता दिल शनाया को अपने अंदर धड़कता महसूस हुआ। उसे लगा था दोनों हाथ जैसे दोनों दिल एक साथ धड़क रहे थे। तुम्हारे बिना ये नहीं धड़केगा, यकीन करो। बाकर समान की लोदती दहकती निगाहों में एक पल को शनाया ने देखा। निगाहें चुराकर बोली, छोड़ो मेरा हाथ। ये कहकर वो फिर से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी।
चंद लम्हे की कोशिश, और इसी पल बाकर ज़मान ने एक पल में अचानक हाथ छोड़ दिया। वो 2 कदम पीछे हटी, दूर हो गई उससे। अपने हाथ पर वो उँगलियों के निशान देख सकती थी और लम्स को भी महसूस कर सकती थी। मेरे सवाल का जवाब दें, क्यों अस्बा और ज़ुहैब बहुत लंबी है, ऐसे तो सुना नहीं सकता। रुक जाओ तो। वैसे तुम्हें रोकने का हक रखता हूँ मैं, लेकिन रोकूंगा नहीं। बेड पर कोहनी के बल लेट कर कहा। हक की बात तुम्हारी ज़ुबान से अच्छी नहीं लगती। शनाया ने ज़ुमनी अंदाज में ये कहा। ये भी न पूछा कि क्यों रोकना नहीं चाहता। असल बात बताओगे या नहीं? दो टोक पूछा। लहजा कदरे सख्त रूखा था। बाकर ज़मान ने कोई ख़ास असर नहीं दिया और बेड पर रिलैक्स होकर बैठा रहा। हाथ जमाए। उसे यूं बेनियाज देखकर शनाया के चेहरे के तासुरात बिगड़कर सख्त हुए। नागवार निगाहों से देखती वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी वो बोला, मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद नहीं करूँगा, चाहे जितनी नफरत कर लो। वो संजीदा था और मज़ीद बोला, और तुम ऐसा सोचने से पहले सोच लेना कि दिल जुड़ गया है तुमसे और इस रिश्ते से सांसें। रिश्ता टूटा तो कहीं मेरी सांसों की डोर। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करता, वो पल के एक पल से भी पहले पलटी। दांत पीस कर एक सख्त निगाह उस पर डाले कमरे से निकल गई और लॉन्च में तीखी निगाह से मुरीद को देखा। वो शर्मिंदगी से सर झुका गया। शनाया से वहां से चली गई थी, बाकर सामान को हाँ और ना की सूली पर लटका कर। नशारी हाउस में पहुंचकर उसे सीधा अपने कमरे में जाना चाहा, पर पोर्च के करीब उसे सलीना मिल गई। शायद कहीं वो जाने लगी थी, लेकिन शनाया उसे इग्नोर किए चली गई। वो बीबी जी बड़ी परेशान है, ड्राइवर ने आकर बताया। क्यों? कहाँ गई थी? सलीना ने इस्तफसार किया। आपको नहीं पता? बाकर जमान का एक्सीडेंट हो गया था, उनसे मिलने वहीं गई थी। बादब अंदाज में वो बताता गया। एक्सीडेंट? कब? इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बताता, सलीना पीछे मुड़ी, अंदर पहुंची और शनाया से पूछा, क्या हुआ बाकर ज़मान को? एक्सीडेंट कब हुआ? हमें क्यों नहीं बताया? खुद ही निकल पड़ी। सलीना ने तीखे लहजे में डपटा। परेशानी में बताना याद नहीं रहा। अब ठीक है वो, डोंट वरी। इतना बताकर वो उजलत में आगे बढ़ गई कि क्या बताती। उसने फिर एक बार धोखा दिया था, धोखे से बुलवाया था और शादी की रात धोखे से भिजवाया था। इतनी नफरत तो करो मुझसे। अगर मेरी मौत की खबर भी मिले तो तुम्हें खड़ा रहने के लिए दीवार का सहारा न लेना पड़े, तुम्हारे कदम न लड़खड़ाए। उस जुमले की पास कर उसकी समातों में जारी थी। वो चाहकर भी इन लफ्जों को जहन से झटक नहीं पा रही थी। उसने अगले ही पल अपने हाथ को देखा, जो पाकर सामान की गिरफ्त में रहा था। चंद पल वह भी उसे जलता हुआ महसूस हुआ। उसकी उंगलियों के निशान उसकी निगाहें देख सकती थी। उसके लम्स का एहसास जो शनाया के पास था, और उसे भूल जाना या नजरअंदाज कर देना उसके मुश्किल लग रहा था। वो लम्स उसे अपने अंदर कहीं उतरा हुआ महसूस हुआ था। उसे लगा अभी वो उसी लम्हे उसी पल के हिसार में मुकीद थी। उस लम्हे की तासीर पूरी जिंदगी पर हावी थी। उसने सख्ती से आंखें मीच ली। अगले ही पल उसने एकदम आंखें खोली, जैसे जहन में कुछ क्लिक हुआ था, कुछ याद आया था। सुहेब इस काबिल नहीं था। उसे बाकर जमान का जुमला याद दिया, पर सारी बात क्लियर ना हो सकी। कहीं सुहेब और रिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं क्या सोच रही हूँ? किससे पूछूं? जब तक सारी बात क्लियर नहीं होगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वो उस उलझन में बैठी थी जब ज़ोहर की अज़ान शुरू हो गई। गहरी सांस भरते वो अज़ान सुनने लगी। ये उसकी आदत थी। वो अज़ान को बहुत गौर से सुना करती थी, यूं जैसे हर लफ्ज़ को अंदर उतारती और रूह तक महसूस करती थी। अज़ान ख़त्म हुई तो वो उठी और वज़ू के लिए नमाज़ पढ़ने लगी। एक बार फिर से उसे ज़िंदगी ने अजीब दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया था। ज़ोहर ढलकर असल में बदली और असर के ढलते ही शाम की स्याही फैलने लगी। अगस्त के दिन थे। सारे दिन की गर्मी, हफ्स के बाद मौसम कतरे खुशगवार हो गया था। वो लॉन में टहल रही थी, फ़ोन कान से लगाए हुए, खामोश, क्योंकि दूसरी जानब से ज़ोई बोल रही थी। तुम वहाँ से निकली क्योंकि वाकर ज़मान के रिश्ते बिखर रहे थे और वजह तुम बन रही थी। तुम्हें वहाँ किसी के सर पर मुसल्लत नहीं होना था। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? तुम्हें इंसल्ट फील नहीं होती? ज़ोई ने वाशगाफ लफ्ज़ी वार किया, हमेशा की तरह। इंसल्ट? शनाया उलझी।
बेयकीनी से आबरू गिरे। क्या किया था उसने मेरे साथ? सवाल के बदले सवाल किया। क्या किया था? ये मैं बताऊं? वो जवाबन बिगड़ी थी। जो कुछ मैंने किया ये भी बता दो। इस बात का ज़ोई ने जवाब नहीं दिया। चंद पल खामोशी की नज़र हो गए। तभी शनाया बोली, वो सही था। बार-बार इनकार करता रहा। मुझे धुतकारता, समझाता रहा कि मैं रुक जाऊँ, उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा ना करूँ। मैं न रुकी। उनके बार-बार के इनकार की वजह मुझे गाँव जाकर मालूम हुई। वो रिश्तों में बंधा हुआ था, रवायतों में जकड़ा हुआ था। वो किसी का मान था, किसी की उम्मीद, और वो इस मान और उम्मीद पर खरा उतरना चाहता था। बहुत सारी उलझनें, मुश्किलें थीं उसकी ज़िंदगी में, और मैंने इन मुश्किलों में मज़ीद इज़ाफ़ा कर दिया। किसी को इस कदर मजबूर, बेबस कर दिया कि बच निकलने का कोई रास्ता ना छोड़ा। तो वो जवाबन क्या करेगा? रवानी में बात मुकम्मल करके चंद पल खामोश होकर शनाया दोबारा गोया हुई। बहुत सोचकर भी मुझे उसका कोई कसूर नज़र नहीं आता ज़ोई। सारा कसूर मेरे गरूर का था। कसूरवार तो वो भी है, ये अलग बात कि वो एतराफ़ नहीं करेगा। और वैसे भी ये सब तुम उसकी मोहब्बत में कह रही हो। ये तो हो नहीं सकता कि ज़ोई जवाब न देती या शनाया की बात से इत्तेफ़ाक कर लेती। ज़ोई की बात सुनकर वो हँस दी और नफ़ी में सर हिला दिया। तभी ज़ोई दोबारा गोया हुई। तुम्हारी मोहब्बत का हाल देखकर मैंने सोच लिया है, कभी मोहब्बत नहीं करूँगी। ये करने से नहीं होती, बस हो जाती है। जब होने पर आए तो सारे इरादे धरे के धरे रह जाते हैं। शनाया ने रवानी बामायनी बात अंदाज में बताया, लेकिन मेरे इरादे बहुत मजबूत है सहेली। सहेली? शनाया उसकी ज़ुबान से सुनकर हंसी और फिर कहा, चलो, अल्लाह करे तुम्हारे अपने इरादों में कामयाब हो जाओ। अंदाज दुआया, लहजा लबो लहजा नरम था। अगले ही पल शनाया ने पूछा, कुछ स्टडी का बताओ। हर वक्त ही बरसने को तैयार बैठी होती हो। मैं कोई बारिश हूँ जो बरसती हूँ? सोई ने मुँह बसूरा। नहीं, बारिश तो नहीं, आंधी हो, वो भी मुखालिफ सिमत से चलने वाली। जब चलती हो तो मुझे भूलियों में गुम कर देती हो। पुरसोच अंदाज में कहा, गुम कहाँ हो, खुश हो बहुत। तुम्हारी आवाज़ से पता चल रहा है। वैसे खुश होना बनता भी है। आखिर तुम्हारा बाकर सामान जो पलट आया, वो भी इजहार मोहब्बत के साथ। ज़ोई उसे अब तंग कर रही थी। शनाया बस मुस्कुराए जा रही थी। मैं सोचती हूँ ज़ोई, मैं बाकर सामान को हासिल किया, मजबूर बेबस करके, लेकिन मैं उसे पा ना सकी। वो मेरी दस्तरस से बाहर ही रहा, क्योंकि तब इसमें अल्लाह की रज़ा शामिल या उसकी मर्ज़ी शामिल नहीं थी। अब देख, जब मैंने रास्ता बदल लिया, उसे छोड़ दिया तो वो लौट आया है, दीवाना वार। वो खुद नहीं आया, उसको मेरा अल्लाह लेकर आया है, मेरे पास। इसीलिए तो कहा गया है, ए इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है। होगा वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने सुपुर्द कर दिया अपने आप को इसके जो मेरी चाहत है, तो वो भी मैं तुझे दूंगा जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है। फिर वही होगा जो मेरी चाहत है। ज़ोई से बात करके उसे बहुत अच्छा लगा था, और हमेशा ऐसा ही होता था। दोनों की दोस्ती अजीब सी उलझनों का शिकार थी। कभी सर्द मोरे की बर्फ की गहरी तह जम जाती, तो कई कई दिन तक उनकी बात ना हो पाती। हमेशा दोनों एक दूसरे की मुखालिफ सिमत से बहती थी। कभी कभार उनका बहसो मुबासा तलखी का रूप धार लेता था, मगर फिर भी कभी रास्ते जुदा करने का वो नहीं सोचती थी। वो जब भी बात करती, चाहे कितने अरसे बाद ही, खुद ब खुद ही सर्द मोहरे की बर्फ बुखारात बनकर फिजा में तहलील हो जाती। हर रिश्ते ताल्लुक में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो होती ही हैं। वही इनकी दोस्ती में भी थी। बकौल खलील जिब्रान, जब तुम्हारा दोस्त तुमसे अपने दिल की बात कहे, तो ना तो उसे अपने दिल की नहीं बताने से डरो और ना हाँ कहने से रोको। ईशा की नमाज पढ़कर वो चाय नमाज पर बैठी थी, जब खादिमा अंदर आई और आते ही कहा, आपको नीचे बुला रहे हैं। क्यों? खैरियत? शनाया ने उठते हुए पूछा। कुछ मेहमान आए हैं। मेहमान? शनाया के हाथ पल भर को थमे। अच्छा चलो मैं आती हूँ। ये सुनकर खादिमा जी अच्छा कहकर चली गई। शनाया ने जाए नमाज तय कर कर रखी।
चंद पल सोचा कि कौन होगा, कहीं बाकर। मन में गुमान उभरा, मगर मेहमान उसके गुमान के बरक्स था। सादा लो इंसान को कभी गुमान तो कभी एतबार बहुत बुरी मार मारता है। लाउंज में दाखिल होते ही उसके कदम जम गए। दिल की धड़कनें भी पल भर को थम सी गईं। आगे बढ़ना मुश्किल लगा और वापस पलटना बेहद मुश्किल। कश्मकश में लब काटती, हाथ मसलती आगे बढ़ी और लब वाह किए। "ब- बेबू जी, आप यहाँ?" इस जुमले पर सबने चेहरा फेर कर देखा। बेबू जी ने उठना चाहा, तभी वो तेजी से आगे बढ़ी और कहा, "आप बैठे।" वो बैठ गई और उसके पास शनाया भी। शनाया ने उनके चेहरे को गौर से देखा। वो पहले की निस्बत कुछ कमजोर दिखाई दे रही थी। वाकई बूढ़ी नजर आ रही थी। शनाया की आंखों में नमी उतर आई। "क्या देख रही हो लड़की?" मुस्कुराकर पूछा। शनाया होश में पलटी और नफी में सर हिलाया। अगले ही पल पूछा, "कैसी हैं आप?" "तैयार हो जा, देर हो रही है। सारा हाल हवाल घर जाके एक दूसरे को बताएंगे। चल उठ।" बीबू ने अपने मखसूस अंदाज में तहकम से कहा। शनाया एकदम से चौंक पड़ी। चेहरे के तासुरात के साथ साथ आंखों में भी सवालिया तासुर उभरा था। "मैं कैसे? आपको तो सब मालूम है।" शनाया ने धीरे से कहा। "हाँ पता है, इसी वास्ते तो आई हूँ तुमको खुद ले जाने, इज्जत और मान से।" बीबू ने उसके हाथ पर हाथ रखा जो उसने गोद में रखा हुआ था। शनाया उलझ गई। जाने पर दिमाग मार नहीं था, क्योंकि वो जानता था सारी हकीकत, और बीबू को खाली हाथ लौटाना दिल को गवारा नहीं था। लेकिन बीबू उसने इनकार करना चाहा। बातें बहुत सारी हैं, घर जाके करेंगे। चल, सामान ले आ।" शनाया मुश्किल में फंस गई। एक तरफ अस्बाक को दी जुबान थी, तो दूसरी तरफ बीबू का आना। वो क्या करती? हाँ या ना? इसी कश्मकश में उसने वालदैन की तरफ देखा। "इनसे बात कर ली है मैंने, ये राजी है। अब जा, सामान लेकर आ।" बीबी जी सही कह रही हैं। अगर तू जाना चाहती है तो हमें कोई एतराज नहीं। हम खुश हैं तुम्हारी खुशी में। अगर तू ना जाना चाहे तो। ना जाना क्या? हम जा रहे हैं। बीबी जी ने टोक कर उजलत में कहा। फिर शनाया को इशारे से कहा कि उठो। वो एक निगाह वालदैन पर डालकर उठी, अपने कमरे में आई, बैग निकाला और पैकिंग करने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो खुश थी, उदास या हैरान। खाली ज़हन से वो पैकिंग कर रही थी। दरवाज़ा खुला। सलीना अंदर आई। शनाया देखते ही खड़ी हो गई। "बीबू बीबू जी को बाकर सामान को गांव से ले आया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो तुम्हें खोना नहीं चाहता। ना तो तुम बाकर सामान के बगैर खुश हो, और ना ही वह तुम्हारे बिना। बीबू जी को हमसे ज़्यादा तुम बेहतर जानती हो। वो तुमको लेने आई है। इतनी इज्जत दी है तुम्हें।" सलीना रवानी में नरमी से बोलती जा रही थी। "बेटा, वो गांव में बसने वाले हैं। इनकी अपनी रवायात है, रस्म और रिवाज है। इनसे बाहर निकलना इनके लिए आसान नहीं है। वो दायरा तोड़ने की तुम भी कोशिश ना करना, और फिर मियाँ बीवी में नोक झोंक तो होती ही रहती है।" सलीना ने उनके सर पर हाथ रखा और आंखें मीच गई। थूक निकल कर हल्क हल्क खुश्क किया। "मॉम, आप क्या जाने मैंने कहाँ से कहाँ तक का सफ़र किया है। कैसे बताऊँ अपने और बाकर सामान के रिश्ते की हकीकत?" उसके मन में आवाज़ उभरी, मगर लबों तक ना आई, और अंदर ही कहीं दम तोड़ गई। क्या सोचने लगी? सलीना की आवाज़ ने उसके ख्यालों का तसलसल तोड़ा। वो जबरन मुस्कुराई और कहा, "आप चलें, मैं आती हूँ। आ जाओ।" सलीना ने उनके गालों को नरमी से छुआ और कमरे से निकल गई। मेरे अल्लाह! मैं कैसे पाकर सामान का सामना करूंगी? कैसे? और इस बार? इसी सोच की कश्मकश में उसने पेशानी पे आई नमी हाथ की पुष्ट से साफ की। पैकिंग मुकम्मल करके नीचे आई। सबसे मिलकर ढेरों दुआओं के साए में नशारी हाउस से रवाना हुई। बेबजी जाने से पहले अब्रिश की गोद में नन्हे मेहमान को पैसे देना नहीं भूली थी। अगले 15-20 मिनट की मुसाफिर के बाद आहनी गेट अबूर किए गाड़ी उसी पोर्च में रुकी। शनाया ने गाड़ी से निकलकर खूबसूरत बंगले पर निगाह डाली, जो रोशनियों में जगमगा रहा था। एक पल को वो माजी के मंजर में डूबी। उसे याद आया, जब वो दुल्हन बनकर इस बंगले में आई थी, महज 2 मुलाज़माएँ उसके इस्तकबाल को खड़ी थीं, और आज वहाँ बाकर सामान खड़ा था। ये वक्त ने क्या करवट बदली थी।
फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया था। शनाया की नम निगाहें बेअख्तियार आसमान की तरफ उठी। उसका दिल चाहा वहीं इज़हार तशक्कुर से सजदा रेज़ हो जाए। अंदर चल शनाया। बीबू जी ने उसे गुमसुम देखा तो उसका हाथ पकड़ लिया। इतने में बाखर सामान भी वहीं चलता हुआ आ गया। उसकी बेकरार निगाहों ने एक पल को शनाया के पुरसकून चेहरे का तवाफ किया। वो निगाहें झुकाए हुए थी। लंबी घनी स्याह पलकों की झालर रुखसारों पर फैली हुई थी। बीबू जी ने दूसरे हाथ से बाखर सामान का हाथ पकड़ा और दोनों के हाथ थामे। वो अंदर की जानिब बढ़ गई थी। ज़हीब ने हमला करवाया था बाकर पे। साथ कोई भी लड़की थी। क्या नाम था? बीबू जी ने सोचने के अंदाज में पेशानी को छुआ तो बोली, रिया। हाँ हाँ, रिया। ज़हीब का उससे कोई ताल्लुक भी था। तस्वीरें देखकर तो बड़ा गहरा ताल्लुक लग रहा था। तस्वीरें? शनाया ने जवाबन पूछा। वो दोनों कमरे में अकेली बैठी थी। बाकर सामान पास नहीं था। हाँ, बाकर सामान ने दिखाई थी सबको। फिर उसके बाद क्या शादी करनी असमा ने? बस तोड़ दिया रिश्ता। बीबू जी को मिलाल ने घेर लिया। अस्पा ठीक है? शनाया ने धीरे से पूछा। उसे भी दुख हुआ था। बताया था उसने। तूने कैसे उस रात जाने से रोका? तूने बाकर सामान की इज्जत को फोकियत दी। तभी मुझको एहसास हुआ सिर्फ तू है जो उसकी जिंदगी में रंग भर सकती है, उसके अंदर के खला को भर सकती है। रिश्तों के मामले में बड़ा हसास है वो, और बदकिस्मत भी। आखिरी लफ्ज उन्होंने ज़ेरे लब अदा किया। शनाया सुन न सकी। और भी बहुत कुछ था बताने को, मगर बीबू जी ने खामोश रहना मुनासिब समझा। वो शनाया की खुशी को किसी के गम का दीमक नहीं लगाना चाहती थी। बीबू जी के खामोश होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ लम्हे खामोशी की नजर हो गए। शनाया बैठी लब काट रही थी। मोहब्बत के बगैर इंसान अधूरा होता है, और इज्जत के बिना तो इंसान खत्म हो जाता है। ये इज्जत इतनी ही मिलती है जितनी हम दूसरों को दें, या जितनी कुर्बानी देने का हौसला हो। समझ रही हो लड़की? बीबू जी ने मुस्कुराकर कहा तो शनाया भी मुस्कुरा दी और बोली, अब बहुत कमजोर लग रही हैं। तबीयत? कुछ नहीं हुआ तबीयत को। पहले बाकर की तबीयत के मगर लगातार लगा रहता है। अब तू भी लग जा। चल जा, सो जा, मैनू ही सोन दे। बीबू जी बात टालते हुए लेट गई और जमाई दी। वो थक गई थी। इतना सफर जो किया था। अच्छा सो जाए, नींद खराब ना करे। ये कहती उठी, चादर उनके ऊपर उड़ाई और लैंप ऑफ करके कमरे से निकल गई। बाकर सामान के कमरे तक का सफर उसने बेहद मुश्किल से किया था। जैसे कदम ब कदम जिसे गिनती करती जा रही थी। मगर उसे ये सफर करना था क्योंकि यही रब की मर्जी थी। नेक बख्त होते हैं वो लोग जो रब की मर्जी में अपनी खुशी तलाश कर लेते हैं। कमरे के वस्त में खड़ी वो आहिस्ता आहिस्ता गर्दन घुमाकर कमरे का जायजा ले रही थी। उसे याद आया कैसे वो दुल्हन बन के आई थी, कैसे लाल जोड़ा धोखे से उतरवाया गया, कैसे उसकी जीत पल में हार में बदल गई थी। इसके ख्वाबों का महल लम्हे भर में ज़मीं बोस हो गया था। मुजरिम हो तेरा, पर वफा बेवफा नहीं। तू चाहत है मेरी, तुझे पता नहीं। माना कि जुर्म किया था मैंने, मगर दी तूने दुरुस्त सजा नहीं। यह अशार पढ़ता वो उसके सामने आ रुका। शनाया समझ न सकी वो अचानक आया कहाँ से था। वॉशरूम से निकला था, दरवाजे से आया था, मगर नमूदार किसी जिन की तरह ही हुआ था। शनाया के दिल में एक तूफान सा उठा। पहली बार उसे बाकर सामान के सामने खड़ा होना मुश्किल लग रहा था। आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली आज निगाहें झुकाई खड़ी थी। लब सख्ती से भींचे और वो बारिश की तरह बेताब निगाहों से मोहब्बत बरसा रहा था। शनाया का मन भीग रहा था, मगर वो खुद को संभाले खड़ी थी। अगले ही पल बोली, थूक निकल कर, क्या सजा दी है मैंने आपको? हर लम्हा जो मैंने तुम्हारे बगैर गुजारा सजा ही तो था। इस सजा का हर पल मुझ पर सदियां बन के गुजरा है। यकीन करो शनाया, मैं हार गया हूँ, बिल्कुल हार गया हूँ, बल्कि हराया गया हूँ। अगर मेरे इख्तियार में होता तो कभी तुमसे मोहब्बत न करता। ये सुनकर शनाया ने पलट कर देखा, हैरत और बेयकीनी अचंभे से। इस इंकशाफ पर वो शॉक्ड थी। वो भी उसकी हैरानी को भाग गया था। तभी बोला, सच कह रहा हूँ, इख्तियार में होता तो कभी तुमसे मोहब्बत न करता।
लगता है अर्शरा ने तुम्हारी सुनी है और मुझे पकड़कर तुम तक लाया है। वो एक कदम उठाकर उसके करीब हुआ, हाथ बढ़ाए, उसे कोहनियों के करीब से पकड़ा। दहकती आंखें उसके चेहरे पर गाड़े उसकी खामोशी को महसूस करने लगा। उसकी मजबूत गिरफ्त और उंगलियों की जंबिश उसकी बेकरारी को अयां कर रही थी, जो शनाया के दिल की धड़कनें बेतरतीब किए जा रही थी। वो निगाहें झुकाए ही खड़ी रही, तब भी एक दूसरे में बेबस। उसकी मुतवातर खामोशी ने बाकर जमान को बेचैन किया। तभी वो दोबारा गोया हुआ। जानता हूँ, मेरी चाहत पर यकीन करना मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा जो मेरी मोहब्बत को बयान कर सके। कोई ऐसा पैमाना मिले जो मेरी चाहत को माप सके। इतनी बात करके वो खामोश हो गया। शनाया फिर भी नहीं बोली। उसकी खामोशी तवील हो रही थी और बाका सामान का इज़्तिराब बढ़ रहा था। खामोश क्यों हो तुम? कुछ तो बोलो। यकीन नहीं मुझ पर? उसकी आवाज़ लहजे में बला का दर्द था। उसका यूँ मोहब्बत के दर में जलना शनाया की रूह को महका रहा था। उसके लहजे की तपिश से सनाया का शऊर बेदार हुआ था। तभी उसने खुद को बाकर सामान की गिरफ्त से आज़ाद किया, पीछे हटी और ड्रेसिंग टेबल से टेक लगाई और पूछा, कोई वजह दे सकते हैं आप मुझे यकीन करने की? या फिर ये वजह है कि रिया ने आपको धोखा दिया तो आपको मेरी याद आ गई? शनाया के सर्द स्पॉट लहजे पर वह तड़प सा गया। गैर यकीनी ही गैर यकीनी थी। इसके तो वहम गुमान भी नहीं था। इस रात इस अंदाज में रिया का भी जिक्र होगा। अल्लाह जाने शनाया के मन में शक था जो ये सवाल किया था। बाकर जमान ने गहरी तवील सांस ली, दोनों हाथ चेहरे पर फेरे, चंद पर उंगलियों के पोरे से माथों को दबाया और फिर शनाया से मुखातिब हुआ। ये सच है, मुझे उस पर बहुत भरोसा था, मान था उसकी दोस्ती पर। वो एक दोस्त से बढ़कर थी मेरे लिए। मैं उसके हवाले से हमेशा दिल से फैसले करता था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मुझे उससे मोहब्बत थी। मोहब्बत होती तो इस वक्त मैं तुम्हारे सामने सवाली बना खड़ा ना होता। एकदम थकन उतर आई थी उसके लहजे में। वजूद शिकस्ता रेजा रेजा दिखाई दे रहा था। जानता हूँ, मांगने पर खैरात मिला करती है, मोहब्बत नहीं। वो कहता हुआ बेड पर आन बैठा। उसकी बिखरी हालत पर शनाया का मन लरसा। न जाने क्यों वो कठोर बनी खड़ी थी। कुछ लम्हे खामोशी की नजर हो गए। तभी वो बोली, मत ढूंढो अल्फाज। मोहब्बत को न लफ्जों से न दलीलों मिसालों से साबित किया जा सकता है। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और ये कहकर वो रुक गई, चंद कदमों का फासला समेट कर बेड पर आन बैठी और गोया हुई। और मैंने महसूस किया है कि बाका सामान ने चेहरा फेर कर उसकी तरफ देखा। मुतजस्सिस हुआ कि तुम बहुत बुरे हो। मुस्कुराहट दबाए कहा और मजीद बोली, मोहब्बत खैरात में मिलती तो इंसान सवालियों की सफ में खड़ा हो जाता। शनाया ने हाथ बढ़ाया और बाकर सामान के गाल को छुआ पूछा, सही कह रही हूँ ना मैं? लहजे में मोहब्बत और आंखों में जुनून समोए वो इस्तफसार कर रही थी। उंगलियों की पूरों को उसकी दाढ़ी में फिरती थोड़ी तक आए और फिर हाथ हटा लिया। बामायनी हंकारा भरी। दोबारा मत कहना कि सवारी बन के खड़े हो। मर जाऊंगी मैं बाकर। सारी सारी शिद्दतों को लहजों में समोए वो मुखातिब थी। श्श, कहकर उंगश्त शहादत इसके लबों पर रखी। बाकर नहीं, बाकर मिस्टर बाकर समान। दबे लफ्ज़ों याद दिलाया कैसे वो पहले मुखातिब किया था। वो कुछ खज्जल सी हुई और हाथ झटकती उठकर विंडो के पास जा खड़ी हुई। वसी आसमान के सीने पर चमकते तन्हा चांद को देखने लगी। तुमने रिया का जिक्र क्यों किया? बाकर समान ने वहीं बैठे बैठे पूछा। अब उसकी शनाया की तरफ पुश्त थी। ऐसे ही, मुख्तसरन कहा, निगाहें चांद पर टिकाए रखी। ऐसे ही तो जिक्र नहीं किया जाता। वह सरसरी से जवाब से मुतमईन नहीं हुआ। पलटकर एक नज़र देखा, उठा, दरमियान का फासला समेटा और उसके पास जा खड़ा हुआ। हथेली विंडो पे जमाई। अब वो उसके बाजू के घेरे में खड़ी थी। एक निगाह शनाया के निगाहों की सिमत चांद को देखा। अगले ही पल उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ मुतवज्जो किया। वो पलटकर सामने खड़ी हो गई, चांद की तरफ पुश्त किए। एक ही बार दिल की तलाशी ले लो, तसल्ली कर लो। यहाँ तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। यकीन करो। अगर यकीन ना होता तो इस वक्त मैं यहाँ ना खड़ी होती। उसने मुख्तसर मगर जामे जवाब दिया।
اس کی بامعنی گفتگو باقر زمان کو بہت متجسس کر رہی تھی۔ ریئلی؟ دھیرے سے سرگوشیہ نے انداز اپنایا۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی شنایا کے بازو پر تھا۔ شنایا جواباً کچھ نہیں بولی۔ اس موقع پر بولنے کے لیے کوئی لفظ ملا ہی نہیں تھا شاید۔ کوئی لفظ ہوتا بھی تو کہاں ان کے جذبات کی شدت کی ترجمانی کر سکتا تھا، ان کی وصل کے لمحے کی کیفیت کو بیان کر سکتا تھا۔ اس نے سر کو اسپات میں خم دیا اور پلکوں کو جنبش دیے جھکا گئی۔ چند لمحوں بعد نگاہیں اٹھائیں۔ دونوں کی ایک پل کو نگاہیں ملی۔ شنایا کو عجیب سی اداسی نظر آئی باقر زمان کی نگاہوں میں۔ اس نے بولنے کے لیے لبوں کو خفیف سی جنبش دی۔ باقر زمان نے محسوس کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، جس کا مطلب تھا کہ کچھ نہیں بولو، چپ رہو، بس ایسے ہی دیکھنے دو۔ زبان سے بولنے کی اب ضرورت نہیں رہی تھی، نگاہیں ہی دل کا ہاتھ میں سنانے لگی۔ دل کے پانی سے بنے بادل آنکھوں میں جھلملاتے دونوں کی چاہت کو آشکار کرنے لگے تھے۔ ہجر کے سفر کی تھکن پلکوں کو جھکانے لگی اور لمحے وصل کی خوشی کو تحریر کرنے لگے۔ اور اس کی مانند برستی محبت سے شنایا کا من بھیگ رہا تھا۔ رات لمحہ بہ لمحہ آگے سرک رہی تھی، روشن سحر کی جانب رواں سرگرداں۔ زمین پر ایک دو ستاروں کے ملن پر پوری آب و تاب سے چمکتا چاند مسرت سے سچ مسکرا دیا تھا۔ باقر زمان کو اس لمحے کی اداسی شنایا کے لیے ایک سوال بن گئی تھی، چپتا، زخمی کرتا سوال۔ حسب معمول اس نے فجر کی نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، کچھ مانگ نہ سکی۔ آنکھوں سے اظہار تشکر کے آنسو بن کر بہنے لگے۔ اب تو اس نے ساری زندگی اللہ کا شکر ہی ادا کرنا تھا۔ اس نے نوازا بھی تو ایسا ہی تھا۔ شنایا نے جو چاہا پا لیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے آنسو پوچھے، چند ساعتیں چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے رکھا، پھر چائے نماز کا کونا پلٹ کر اٹھی، بیڈ کی طرف بڑھی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ چہرہ پھیر کر باقر زمان کی طرف دیکھا۔ وہ دوسری طرف کروٹ لیے ہوئے تھا، تبھی تو وہ دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو اب اس کی طرف اسے دیکھا نہیں جاتا تھا، بے اختیار نگاہیں جھک جاتی تھیں اس کی۔ عجیب طرح کا ٹھہراؤ شنایا کے اندر باقر زمان کی موجودگی نے اس کے حواس نہیں بکھرے تھے۔ وہ ٹوٹی بکھری منتشر نہیں ہوئی تھی، اس کا اپنا آپ اس کے قابو میں تھا۔ وہ سمٹی رہی تھی۔ اسے جگانے کی غرض سے شنایا نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب وہ بول پڑا اور پوچھا، پڑھ لی نماز؟ اس سوال پر کر اس کا بڑا ہوا ہاتھ رک گیا۔ اس نے اگلے ہی پل ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تبھی باقر زمان نے کروٹ بدلی اور پشت کے بل سیدھا ہوا، آنکھیں ہنوز بند تھی۔ آپ جاگ رہے تھے؟ شنایا نے پوچھا۔ محض ہنکار بھری۔ شنایا کا دل چاہے کہ کہے، اگر جاگ رہے تھے تو نماز پڑھ لے، لیکن کہہ نہ سکی، کچھ جھجک سی محسوس کی۔ تمہارے چہرے پر بہت سکون اور مسکراہٹ تھی، کوئی خواب دیکھ رہی تھی کیا؟ کب دیکھا آپ نے؟ وہ تذبذب کا شکار ہوئی اور متجسس بھی۔ اس نے بیک گراؤنڈ کی ٹیک چھوڑ دی۔ جب تم سو رہی تھی، انداز نارمل تھا۔ آپ تو سو رہے تھے، پھر کیسے؟ وہ الجھن کا شکار ہوئی۔ میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھا تھا تب دیکھا۔ اس نے جمائی لی اور ہاتھ والوں میں پھیرنے لگا۔ آپ نماز پڑھ کر سو رہے تھے اور مجھے نہیں جگایا؟ دھیما سا شکوہ کیا۔ میں جانتا تھا تم جاگ جاؤ گی۔ اس کا شکوہ رد کیے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ شنایا کو اس کی گہری آنکھوں میں ہلکی سی سرخی دکھائی دی۔ بتایا نہیں، پھر کیسا خواب دیکھ رہی تھی؟ اپنے پہلے سوال پر وہ پلٹ کر آیا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں کب سے؟ اس کے سوال کو نظر انداز کیے پوچھو۔ شروع سے ہی 5 وقت کی تو نہیں پڑھ پاتا، لیکن کوشش کرتا ہوں کوئی دن اللہ کو سجدہ کیے بغیر نہ رہے، اس لیے فجر کی تو لازمی پڑھتا ہوں۔ باقر زمان کو بولتے دیکھ وہ اسے نگاہوں کے حصار میں لیے یکسوئی سے دیکھ رہی تھی۔ عصر بھی پڑھتا ہوں اور جمعہ تو لازمی۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ شنایا کی محبت ایک پل میں کئی گنا بڑھ گئی تھی، نہ جانے کیوں۔ باقر زمان کو اللہ سے لو لگانا اسے بہت اچھا لگا تھا۔ خوشی سے اس کی روح سرشار ہوئی تھی۔ جس سے محبت ہو، اس کے اچھے اور نیک کام بہت مسرت بخشتے ہیں، دل کی کلی کی طرح کھل کر پھول بنا مہکنے لگتا ہے۔ بہت اچھا کرتے ہیں آپ، مدھم آواز میں اتنا ہی کہہ سکی۔ آپ
یہ لفظ باقر زمان نے زیر لب دہرایا اور خفیف سا مسکرا کر گویا ہوا، بہت ادب کرنے لگی ہو میرا، ورنہ پہلے تو ہمیشہ تو طرح سے ہی کام لیتی تھی۔ کہاں گئی وہ شنایا جو بنا اجازت دندناتی ہوئی میرے آفس تو کیا میٹنگ روم تک پہنچ جاتی تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غرا کر بات کرنے والی؟ باقر زمان نے تکیہ اونچا کیے، سر اوپر اٹھا کر اس پر نگاہیں ٹکائیں۔ نگاہیں شنایا پر جمی تھیں، وہ تو کب کی فنا ہو گئی، مگر مختصر مگر زومانی جواب دیا۔ اس کی باتوں سے لگتا تھا وہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا ہنر سیکھ رہی تھی، کم گو اور مختصر باتوں میں مدعا سمجھنے والی، اور باقر زمان تو ہمیشہ سے ہی ایسا تھا، کم گو زومانی بات کرنے والا، دلائل کو مضبوطی سے کم لفظوں میں بیان کرنے والا، مگر اب وہ شنایا سے طویل گفتگو کرنے کا خواہاں تھا، جیسے وہ کوشش کر رہا ہو کہ اپنی بے قرار چاہت کو لفظوں کے پیراہن پہنا سکے، لفظوں کی لڑی میں جذبوں کے موتی پرو سکے۔ دیکھ کر پتہ چل رہا ہے تمہارا انداز تخاطب، لہجے میں نرمی، ادب، چہرے پر عجز اور روح کی پاکیزگی کا نور، حیا سے جھکی نگاہیں، بہت بدل گئی ہو۔ سچ کہیں تو لگتا ہے تمہارا نیا جنم ہوا ہے، تم نے خود کو اثر نو تعمیر کیا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہوا ہے، میرا نیا جنم کیا ہے، میں نے خود کو اثر نو تعمیر کیا ہے، میں نے خود کو اثر نو تعمیر۔ بدلنے کا سفر آسان نہیں تھا، زیرو سے شروع کیا ہے سفر، فنا سے بقا کی طرف، لیکن اس سفر میں ایک ذات کو میں نے اپنے ساتھ پایا، اللہ کی ذات کو۔ باقر زمان نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ ہاں اللہ کی ذات کو، اس کی ذات پر یقین ہو تو انسان کو کسی اور ذات کی ضرورت نہیں رہتی۔ یاد ہے ایک بار آپ نے کہا تھا محبت عجز سکھاتی ہے، غرور اور تکبر نہیں۔ شنایا نے مسکرا کر یاد دلایا، وہ کچھ نہیں بھولی تھی، اتنا عرصہ اس کی باتوں کو ہی تو حفظ کرتی رہی تھی۔ اللہ کو غرور سخت ناپسند ہے، انسان غرور کرے ہی کیوں، کرنا بنتا ہی نہیں، خاک سے بنا ہے انسان، اور ایک دن خاک ہو کر خاک میں سما جائے گا، پھر غرور کس بات کا، غرور انسان پر جچتا نہیں۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتے پایا تو پوچھا۔ کچھ نہیں کہہ کر نگاہیں چرا گئی۔ تمہاری ساتھ میں بہت ٹھہراؤ آ گیا ہے شنایا۔ ہاں تمہاری ساتھ میں تو پہلے ہی تھا، جواباً کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ سوال کی اجازت چاہی۔ نہیں، مسکراہٹ دبائے انکار کیا۔ باقر زمان نے آنکھیں قدرے پھیلائی تو مسکرائی اور کہا، پوچھیں کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ سوال غیر متوقع تھا، وہ پوری طرح اس کے لیے کروٹ لیے ہوئے تھا۔ وہ کچھ کشمکش میں لب کاٹنے لگی اور پھر گویا ہوئی۔ کتنی چاہیے آپ کو؟ سوال کے بدلے سوال کیا، جہاں اس کی جانب موڑا، چہرہ اس کی جانب موڑا، دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں۔ وہ نہیں بتا پایا، لب پھینچ گیا۔ جتنی اس کو چاہیے تھی، اسے کہیں زیادہ محبت شنایا کی جھیل سے جیسی گہری آنکھوں میں پنہا تھی۔ باقر زمان نے دانستہ ہاتھ بڑھایا، شنایا کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور پوری شدت سے دبا لیا۔ شنایا نے اس کے لمس کے احساس کو رگ و جان سے محسوس کیا، پوری شدت سے۔ ایک پل کو آنکھیں میچ کر کھولی اور دھیرے سے پوچھا، چائے پیو گے؟ چائے؟ تم پیتی ہو؟ قدرے حیران ہوا۔ آپ کی مرہون منت ہے جو مجھے گاؤں بھیجا، وہاں کی کچھ باتیں میری زندگی کا حصہ بن گئی، ان میں سے ایک چائے ہے۔ انداز جتانے والا تھا، وہ سب سن کر مسکرا دیا۔ بنا لو گی؟ اگلا سوال کیا۔ ہاں جی، فخری انداز میں کہا۔ اچھا جی پھر لے آؤ، جواباً اسی کے انداز میں کہا، اور تبھی وہ ہاتھ چھڑوا کر چلی گئی۔ باقر زمان نے گہری سانس بھری، اپنے ہاتھ کو دیکھا جس کی گرفت میں شنایا کا ہاتھ تھا، اور وہی مٹھی پر وہ سختی سے بھینچ گیا۔ سرخ و سفید ہتھیلی مزید سرخ ہو گئی تھی۔